हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विक्रांत क्लासेस। आज आपके लिए इस लेक्चर के साथ क्लास 9 की सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का है। इसके बाद हिस्ट्री और ज्योग्राफी और बाकी पार्ट भी लेके आएंगे, इकोनॉमिक्स भी लेके आएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत से क्वेश्चन फंसेंगे। काफ़ी ऑब्जेक्टिविटी के साथ इसको पढ़ेंगे हम लोग और एक डिफरेंट अप्रोच के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं लेक्चर को फटाफट, विदाउट वेस्टिंग। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो चैप्टर की स्टार्टिंग जो है इसमें एक छोटी सी स्टोरी टाइप की दे रखी है इसमें, और वो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हरियाणा स्टेट इलेक्शन से। जरा देखते हैं कि भाई साहब ये क्या है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो पहले आप समझिए कि एक टर्म है मेजोरिटी। इसका मतलब क्या होता है? जो मेजोरिटी का टर्म है इसका मतलब क्या होता है? तो आमतौर पे जब हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो इलेक्शन के बाद जो पार्टी चुनाव जीतती है, जिनको मेजोरिटी मिलती है, वही लोग सरकार बनाते हैं। तो मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि हरियाणा का जो स्टेट है, यहाँ की जो लोकल असेंबली है, लोकल असेंबली जो हरियाणा की है, इसमें क्या है कि 90 सीट्स टोटल हैं। तो अब मेजोरिटी का मतलब क्या हुआ? तो मेजोरिटी का मतलब होता है हाफ प्लस 1। इसका मतलब ये है कि 90 में से 90 का हाफ कर देंगे हम लोग तो हो जाएगा 45 प्लस 1, यानी जिसके पास 46 सीट्स हैं वो पार्टी सरकार बनाएगी। तो ये एक सिंपल सा एक कैलकुलेशन है। मान लीजिए जैसे हमारे लोकसभा की बात करते हैं, इंडिया की लोकसभा जो है उसमें क्या होता है कि 545 मेंबर्स हैं। अब यहाँ मेजोरिटी कितनी होगी? 545/2 प्लस 1, तो ये करीब 273 के आसपास होती है। तो जिस पार्टी के पास 273 सीट्स होंगी वो सरकार बनाएगी, वो गवर्नमेंट को फॉर्म करेगी। तो आई होप समझ में आएगा मेजोरिटी का मतलब क्या है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट जो किया है उसको एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट किया है। वो स्टोरी है हरियाणा के स्टेट इलेक्शन की। तो समझाता हूँ आपको स्टोरी का मतलब क्या है, क्या इसमें होता है। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि 1987 की ये बात है। देखिए 1982 में हरियाणा के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अच्छा, ये गवर्नमेंट 5 साल चली, 1987 तक चली। अब फिर से जब 1987 में इलेक्शंस हुए तो इस बार इलेक्शन में क्या हुआ कि एक नई पार्टी इमर्ज होकर सामने आई। उस पार्टी का नाम था लोकदल और इसके लीडर का नाम था चौधरी देवीलाल। तो देवीलाल जी ने क्या किया कि पूरे हरियाणा में घूमते रहे और घूमने के बाद लोगों से अपील किया, लोगों से कई प्रॉमिसेस किए, उनसे फार्मर्स से कहा कि आपके लोन माफ़ कर देंगे और बहुत सारे वादे किए लोगों से इन्होंने। तो अल्टीमेटली इनके जो प्रॉमिस थे इससे लोग फंस गए। अच्छा, इन्होंने क्या बोला कि मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम फाइटिंग फॉर जस्टिस, मैं जस्टिस के लिए लड़ रहा हूँ। तो इन्होंने अपनी लड़ाई को क्या नाम दिया? इसको नाम दिया न्याय युद्ध। यानी मतलब होता है, थोड़ा सा चल नहीं रहा है ये, इसका मतलब है फाइट फॉर जस्टिस। न्याय मतलब जस्टिस, तो हम लड़ रहे हैं जस्टिस के लिए। तो इस इलेक्शन में क्या हुआ कि पूरे हरियाणा में घूमते रहे और लोगों से अपील किया हमको वोट करिए, अगर वोट करेंगे तो आपके लोन माफ़ कर देंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स देंगे आपको। तो अल्टीमेटली लोगों ने इनको सपोर्ट किया, लोगों ने इनका बातों को सुना, इनकी बातों को समझा। तो जब इलेक्शन हुआ तो मैंने बताया था आपको कि हरियाणा का जो स्टेट असेंबली है, इस असेंबली के अंदर कुल 90 सीट्स हैं। अब किसी को चाहिए मेजोरिटी, तो उनको कम से कम 46 सीट्स चाहिए। किसके लिए? फॉर मेजोरिटी। तो इन्होंने क्या किया कि लोकदल एक तो खुद चुनाव लड़ रहा था, साथ में कुछ लोगों को मिला लिया अपने साथ, कुछ पार्टीज और इनके साथ मिल गई। तो इससे लोकदल और इन पार्टीज का बन गया अलायंस। तो बच्चों कोई भी अलायंस जो चुनाव से पहले बनता है उसको हम लोग बोलते हैं प्री पोल अलायंस। क्या बोलते हैं? प्री
पोल अलायंस है, चुनाव प्री मतलब पहले और पोल मतलब चुनाव, तो चुनाव से पहले का अलायंस है। तो ये कुछ पार्टीज और थी और साथ में लोकदल, तो इनका मिलके एक अलायंस बन गया। अच्छा, ये पूरे हरियाणा में घूमते रहे। फिर जब इलेक्शन हुआ तो आउट ऑफ 90 सीट्स जो इनका अलायंस था लोकदल का, तो उसको आउट ऑफ 90 सीट्स इनको जो सीट्स मिली हैं वो मिली हैं 76 सीट्स, 76 सीट्स। तो देखिए आप कि मेजोरिटी के लिए चाहिए 46, तो ये फिगर तो क्रॉस कर गए हैं, इस समय 76 तक पहुंच गया। अच्छा, अकेले लोकदल की बात करते हैं, तो लोकदल की बात करें अगर अकेले, तो लोकदल पार्टी के पास अकेले 60 सीट्स थी। इसका मतलब 60 सीट इनके पास है, तो प्लस 16 सीट्स इनके जो पार्टनर्स थे उनके पास थी। तो लोकदल अकेले भी इस कंडीशन में थी कि दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, ये अपनी गवर्नमेंट खुद फॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज 46 चाहिए, 60 इनके पास भी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हरियाणा के अंदर एक नई सरकार बनती है। उस सरकार में चौधरी देवीलाल इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो फर्स्ट मीटिंग जो इनकी होती है, फर्स्ट मीटिंग में आते ही इन्होंने क्या किया, अपनी प्रॉमिस को पूरा किया और जो फार्मर्स के लोन को माफ़ कर दिया। फिर 4 साल तक गवर्नमेंट चलती है, फिर नेक्स्ट इलेक्शन आता है। तो अगला इलेक्शन जो आता है अब देखिए ना आप कि पहला 1982 में इलेक्शन हुआ, फिर 1987 में, फिर अगला इलेक्शन 1991 में होता है। ठीक है, इस इलेक्शन में क्या होता है, कांग्रेस रीगेन द पावर, कांग्रेस दोबारा से सत्ता में पावर में आ जाती है। तो इस तरह हमने ये पूरी कहानी पढ़ी है। इसका हमने क्या इसका समरी क्या है, समरी ये है इस कहानी की कि वोटिंग लोगों के राइट्स होते हैं, वोटिंग के थ्रू हम लोग गवर्नमेंट को चूज़ कर सकते हैं और वोटिंग के थ्रू हम लोग गवर्नमेंट को हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यही हुआ कि सबसे पहले 1982 में जो गवर्नमेंट थी वो थी कांग्रेस गवर्नमेंट। लोगों ने अपने वोट के थ्रू 1987 में इस गवर्नमेंट को हटाया और मिस्टर देवीलाल बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। फिर 4 साल के बाद इलेक्शन हुए 1991 में। इस बार लोगों ने फिर से वोटिंग का इस्तेमाल किया और वोटिंग का इस्तेमाल करते करते उन्होंने क्या किया कि जो देवीलाल को हटा करके फिर से कांग्रेस को हरियाणा में लेके आ गए। तो इस तरीके से बाय वोटिंग वी कैन चूज द गवर्नमेंट, वी कैन चेंज द गवर्नमेंट एंड वी कैन गिव आवर वर्डिक्ट। अपने हम लोग देते हैं वर्डिक्ट कि हमें क्या चाहते हैं गवर्नमेंट कौन सी रूल करे और कौन सी हट जाए। तो ये फर्स्ट पेज इस चैप्टर का था। इसके थ्रू हम लोग जान पाएँ कि जो इलेक्शन का क्या यूज़ है और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में कि इलेक्शंस किस तरह इंडिया में होते हैं, क्या उनके स्टेप्स हैं, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको। तो आई होप इतना पार्ट समझ में आपको आया होगा। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आएगा लेक्चर व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। तो मैंने बताया कि इलेक्शन का यूज़ क्या है, किस तरीके से हम आपने देखा हरियाणा के अंदर एक पार्टी जो है 1982 में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है और सरकार बनाती है। फिर 1987 में हम देखते हैं कि एक नई पार्टी लोकदल चुनाव जीतती है, सरकार बनाती है। और फिर हम देखते हैं दोबारा से रिपीट 1991 में होता है कि फिर से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है और गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। तो हम देख रहे हैं कि बाय देयर वोट पीपुल अपने वोट के थ्रू गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, दे कैन फॉर्म, अपने ओपिनियन को आप सेट करते हैं, अपने वर्डिक्ट को देते हैं। इसके थ्रू आप गवर्नमेंट चूज़ करते हैं कि कौन सी पार्टी देश को चलाएगी। तो पहले कांग्रेस को चूज़ किया, फिर लोकदल चूज़ किया, फिर लास्ट में फिर से कांग्रेस को चूज़ कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंस है इलेक्शन की। इलेक्शन के थ्रू अपनी बातों को हम लोग कन्वे कर सकते हैं। हमारे पास ये टूल वोटिंग का टूल है। इस वोटिंग के टूल की वजह से हम लोग गवर्नमेंट को रिमूव भी कर सकते हैं और उनको पास भी कर सकते हैं। पास कर पाएंगे या फेल कर पाएंगे, कोई एक काम तो होगा। जिसको आप पास करोगे दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट, जिसको आप फेल कर दोगे दे विल सिट इन अपोजिशन। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, जरूरत क्या है इलेक्शन की, हम लोग क्यों बात कर रहे हैं इलेक्शन की और क्या उसकी इंपॉर्टेंस एक डेमोक्रेसी के अंदर होती है आमतौर पे। तो देखिए जो इलेक्शन ये 3 इंपॉर्टेंट काम करता है। ये आमतौर पे क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मेरे लिए इसकी रेटिंग 3 नंबर की है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आपको ये 3 पॉइंट ऐसी के ऐसी लिख के आने। तो मैं बताता हूँ क्या है इसका। देखिए पहली बात क्या है, बाय इलेक्शन हम लोग क्या करते हैं, पीपल कैन चूज हु विल मेक लॉ। यानी हम अपने इलेक्शन के थ्रू, अपने वोटिंग के थ्रू डिसाइड करते हैं कि कौन सी पार्टी देश को चलाएगी। जो पार्टी देश चलाएगी वही देश के लॉ बनाएगी। तो इलेक्शन के थ्रू हम लोग डिसाइड करते हैं कि हु विल मेक लॉ, मतलब कौन से लोग देश के नियम बनाएंगे।
नंबर 2 बात यह है कि हम लोग अपने वोटिंग के थ्रू चूज करते हैं कि कौन से लोग देश को चलाएंगे, यानी कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी, और चुनाव को जीतने के बाद दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट। अब जब गवर्नमेंट को फॉर्म कर लेंगे तो यही लोग लॉ बनाएंगे। नंबर 3 बात यह है कि पीपुल कैन चूज विच पार्टी विल गाइड द कंट्री। देखिए कई पार्टी चुनाव लड़ती हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बीजेपी है, कांग्रेस पार्टी है, इसके अलावा जैसे आम आदमी पार्टी है। अब मान लो इसमें किसी एक पार्टी के आइडिया से लोग ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। मान लेते हैं मोदी जी की बात कर लेते हैं कि 2014 का इलेक्शन हुआ, इसमें लोग मोदी से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, तो मोदी जी को लोगों ने चूज़ किया, और लोगों ने चूज़ किया इसका मतलब इनको जब मोदी को वोट किया इसका मतलब लोगों ने डिसाइड किया कि बीजेपी गवर्नमेंट जो बनेगी तो बीजेपी की पॉलिसीज जो होंगी वही देश में इंप्लीमेंट होंगी। दैट मीन्स बीजेपी जो पार्टी है दे विल प्ले अ मेजर रोल इन द कंट्री। जो कंट्री की पॉलिसीज़ हैं, जो कंट्री के जो प्रोग्राम्स हैं, जो लॉ हैं, वो सारे काम बीजेपी करेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अपने वोटिंग के थ्रू हम लोग ये 3 काम इंपॉर्टेंट करते हैं। पहली बात तो ये है कि हु विल मेक द लॉ, ये डिसाइड करते हैं, कौन सरकार बनाएगा ये डिसाइड करते हैं, और लास्ट में कौन सी पार्टी एक डिसाइसिव रोल प्ले करेगी कंट्री के अंदर, ये भी हम लोग डिसाइड करते हैं। तो आई होप ये समझ में आपको आया होगा। फटाफट इसके बाद का सेक्शन जो है कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, यही पढ़ लेते हैं, फिर लेक्चर को एंड करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम ये समझ चुके हैं कि इलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है और इलेक्शन के थ्रू हम लोग क्या इंपॉर्टेंट काम करते हैं। हम लोग चूज़ करते हैं कि कौन से लोग देश को चलाएंगे, कौन लॉ मेकिंग करेंगे, कौन देश के नियम बनाएंगे, कौन देश के प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इलेक्शन जो इसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग गवर्नमेंट चेंज भी करते हैं, गवर्नमेंट को फॉर्म भी करते हैं, तो उस इलेक्शन को कैसे हम लोग फ्री एंड फेयर बनाएं, यानी उसमें गड़बड़ ना हो, जो लोग चाहते हैं वही बात ऊपर तक पहुंचे। तो ये इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कैसे बनाया जाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो यही अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब कि इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कैसे बनाया जाए, कि जो लोगों की चॉइस है वो ऊपर तक कैसे पहुंचे, जिसको लोग चाहते हैं वही देश को किस तरह वही लोग इलेक्ट हों और देश को चलाएं। तो ये हमको समझना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से इसकी रेटिंग 5 नंबर है। ये एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसके लिए मैंने सेपरेटली इसको लिखा हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इलेक्शन इंडिया का है वो फ्री एंड फेयर कैसे हो। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ सकता है कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, या एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाउ कैन वी मेक एन इलेक्शन फ्री एंड फेयर। तो कोई भी हो उसका आंसर सेम रहेगा। तो इसके 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 पॉइंट। तो एग्ज़ाम 5 मार्क्स का अगर मैं क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में 5 नंबर का, तो आप 5 पॉइंट लिख के आएंगे। तो देखिए पहला पॉइंट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी लोग देश के अंदर रहते हैं सबको वोटिंग का राइट मिला हुआ है। तो वोटिंग राइट्स टू एवरीवन, यानी जितने भी लोग हैं उनको वोटिंग का अधिकार दिया जाए। तो हमारे इंडिया में क्या है कि जिनकी एज 18 साल या उसके ऊपर होती है उनको वोटिंग का अधिकार मिलता है, वो वोट डालते हैं, तो वो लोग वोट कर सकते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि वोटिंग राइट्स टू एवरीवन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वोट का अधिकार सबको मिला हुआ है। अब मान लीजिए एक कम्युनिटी ए है और एक कम्युनिटी बी है, इनके वोट की वैल्यू एक वोट की वैल्यू एक ही है, इनके एक वोट की वैल्यू 2 है, यानी इनका एक वोट मतलब 1 वोट हो गया, इनका एक वोट जो है उसकी वैल्यू 2 वोट हो गई। आई होप देखिए बहुत छोटा सा लिख दिया है, फिर समझाता हूँ। देखिए आपको मैं ये बात, जैसे एक कम्युनिटी ए है एक कम्युनिटी बी है, तो एक कम्युनिटी जो ए कम्युनिटी है उसके एक जो वोट की वैल्यू मान लो एक ही वोट है, यानी आप एक वोट डालोगे तो एक ही काउंट होगा। जो बी कम्युनिटी है उसके एक वोट की वैल्यू 2 वोट है, यानी इसका मतलब यह है कि इनमें एक आदमी अगर एक वोट डालता है तो काउंटिंग 2 से स्टार्ट होगी। तो इस तरीके से तो ये तो पार्शियलिटी है ना, कि ये कम्युनिटी कम इंपॉर्टेंट हो गई और ये कम्युनिटी अधिक इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि इसके वोट की वैल्यू अधिक है। तो डेमोक्रेसी यही बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए भाई। इसका मतलब यह है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि वोटिंग राइट टू एवरीवन और वैल्यू ऑफ ईच वोट मस्ट बी सेम। वोट की जो वैल्यू है ना
ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ऐसा ना हो किसी की वोट की वैल्यू अधिक, किसी की वोट की वैल्यू कम। अगर ऐसा है तो वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं है, ना वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर है। तो हमने क्या सीखा कि वोटिंग राइट टू एवरीवन एंड द वैल्यू ऑफ ईच वोट मस्ट बी सेम। तो पहला पॉइंट समझ में आपको आ गया होगा। नंबर 2 पॉइंट, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्शन तो करवा दिया कंट्री में आपने, अब इलेक्शन में एक ही आदमी चुनाव लड़ रहा है, वन कैंडिडेट है चुनाव लड़ रहा है। अब इसको आप वोट दोगे तब भी चुनाव जीतेगा यही आदमी, और वोट नहीं दोगे तब भी चुनाव जीतेगा ये आदमी। तो इलेक्शन जो आप यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा है ना, ये इलेक्शन क्या है, ये आपका यूजलेस इलेक्शन है, क्योंकि इसमें कोई चॉइस नहीं है लोगों के सामने। तो होना क्या चाहिए, होना यही चाहिए कि इलेक्शन ऐसा हो कि कम से कम कुछ लोग आपके सामने खड़े हों। मान लो आपके सामने 1 2 3 4 और 5 लोग खड़े हैं, तो आपने किसी ने इनको वोट किया, किसी ने इनको वोट किया, किसी ने इनको, किसी ने इनको, किसी ने इनको, तो अल्टीमेटली इन 5 में से कोई एक आदमी चुनाव जीतेगा। तो समथिंग टू चूज फ्रॉम, यानी इनमें से जितने भी लोग हम वो जो चुनाव लड़ रहे हैं, दोज हु आर कंटेस्टिंग इलेक्शन, इनमें से किसी एक को चूज करेंगे। तो अगर इलेक्शन ऐसा है जहाँ पे चुनाव में एक से अधिक लोग पार्टिसिपेट करते हैं और लोगों को चॉइस मिलती है, तो इलेक्शन डेमोक्रेटिक है, अदरवाइज इलेक्शन इज नॉट डेमोक्रेटिक। तो समझ में आया होगा आपको, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, यानी लोगों को आप चॉइस तो दो भाई। अगर लोगों के सामने चॉइस ही नहीं होगी तो इलेक्शन का फायदा क्या है, तो इलेक्शन यूजलेस है। नंबर 3 पॉइंट, कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय पीपल शुड गेट इलेक्टेड। अब ऐसा होना चाहिए कि जिसको लोगों ने चूज किया है, मान लो मिस्टर ए को लोगों ने चूज किया, आपने काउंटिंग में घपला कर दिया काउंटिंग के अंदर, और मिस्टर बी को चुनाव जिता दिया गया। लोगों ने वोट तो इनको किया था और चुनाव जीत गए ये, तो क्या फ़ायदा है इस इलेक्शन का। तो होना क्या चाहिए, जिनको लोगों ने चूज़ किया है वही चुनाव जीतें और देश को चलाएं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय पीपल शुड गेट इलेक्टेड। जिनको लोगों ने चूज़ किया वही देश को चलाएं और वही लोग चुनाव जीतें। चुनाव में घपला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद चौथा पॉइंट है, इलेक्शन मस्ट बी कंडक्ट एट द रेगुलर इंटरवल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्शन एक रेगुलर इंटरवल के बीच में होना चाहिए। अब मान लीजिए एक कंट्री है जहाँ पे कराया गया इलेक्शन, मान लो इलेक्शन कराया गया 1950 में, फिर वहाँ पे 30 साल इलेक्शन ही नहीं हुआ। अगला इलेक्शन 1930 में हुआ, 1980 में हुआ, 30 साल के बाद। तो क्या फ़ायदा है ऐसे इलेक्शन का। तो इलेक्शन ऐसा होना चाहिए जो हर 5 साल के बाद या 4 साल, जो भी टेन्यूर हो। जैसे यूएसए के अंदर देखते हैं हम लोग कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो हर 4 साल के बाद होता है। इंडिया में जो इलेक्शन होता है दैट इज़ द लोकसभा इलेक्शन, वो हर 5 ईयर्स के बाद होता है। तो जो भी आपका रूल हो, 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 3 ईयर्स, 6 ईयर्स, जो भी आपका रूल है उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्शन है वो एक रेगुलर इंटरवल में होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट काम करेगी उसे पता है कि उसका टेन्यूर 5 ईयर्स का है, तो 5 साल के बाद लोगों को दोबारा फेस करना है, तो लोगों के लिए काम करेगी। अब गवर्नमेंट को पता है कि उनके हाथ में इलेक्शन है, आपने आज चुनाव जीत गए, फिर अब अगला इलेक्शन आपके हाथ में, आप 20 साल के बाद कराओगे या 30 साल के बाद कराओगे, तो गवर्नमेंट आपके लिए काम नहीं करेगी। तो गवर्नमेंट काम कब करेगी, गवर्नमेंट काम तब करेगी जब उसको पता है कि आफ्टर 5 ईयर या 6 ईयर्स अगेन वी हैव टू फेस द वोटर्स, यानी हमको 5 साल के बाद दोबारा से वोटर्स के पास जाना है और उनसे वोट मांगना है। तो ये लोग डरते हैं कि काम नहीं किया अगर तो लोग वोट डालेंगे नहीं। तो इसलिए इलेक्शन जो है वो रेगुलर इंटरवल्स के बीच में होना चाहिए, 5 साल, 4 साल, 6 साल, जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कहता है उसके अकॉर्डिंग इसको होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि इलेक्शन शुड बी कंडक्ट इन फ्री एंड फेयर मैनर। या भाई इलेक्शन जो होना चाहिए बिल्कुल फ्री एंड फेयर होना चाहिए। इलेक्शन में घपला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसमें जैसे मान लो लोगों को वोटिंग का अधिकार मिला है, तो वोटिंग का अधिकार लोगों को यूज़ करना चाहिए, पहली बात। अब क्या होता है, देखिए इलेक्शन में क्या होता है आमतौर पे, पोलिंग बूथ है, तो पोलिंग बूथ को बना दिया घर से बहुत दूर, आपका घर यहाँ पे और पोलिंग बूथ बन गया 5 किलोमीटर दूर। तो मॉर्निंग में आदमी उठेगा, बोलेगा क्या है इतना दूर जाना पड़ेगा, छोड़ो वोट डालते नहीं है। तो गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए, गवर्नमेंट को कोशिश ये करनी चाहिए कि घरों के आसपास हर मोहल्ले में 2-3 बूथ बना दें, जिससे लोग सुबह उठें, वोट करें, घर लौट के आ जाएं। तो इसीलिए हमारे देश में, इंडिया में क्या होता है कि जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन पब्लिक हॉलीडे होता है,
दैट मीन्स कोई काम पे नहीं जाएगा, सारी मार्केट बंद है, लोगों को टाइम मिलता है, वो सुबह उठते हैं आराम से, वोट डालते हैं, हर मोहल्ले में 2-3 पोलिंग बूथ बनते हैं जिससे लोग अपने घर के आसपास ही वोट डाल के आ सकें और अपनी चॉइस कन्वे कर सकें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये 5 पॉइंट बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर कंट्री के अंदर आपके ये 5 पॉइंट इलेक्शन में होते हैं तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर है, अदरवाइज इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है। तो एक बार फटाफट रिकैप दे देता हूँ कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वोटिंग राइट टू एवरीवन एंड वैल्यू ऑफ ईच वोट मस्ट बी सेम। समझ में आ गया होगा आपको। देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, इसका मतलब ये है कि एक से अधिक कैंडिडेट चुनाव लड़ें तो अच्छा है, अगर कैंडिडेट एक ही लड़ रहा है तो वो इलेक्शन यूजलेस है। नंबर 3 बात, कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय पीपल शुड गेट इलेक्टेड, जिसको लोगों ने चूज़ किया वही चुनाव जीते, बाकी लोग चुनाव हार जाएं। और इलेक्शन मस्ट कंडक्ट एट द रेगुलर इंटरवल, यानी एक रेगुलर इंटरवल के बाद 5 साल 4 साल जो भी नियम कहता है आपके बुक के अकॉर्डिंग, तो उसमें इलेक्शन होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है, इलेक्शन शुड बी कंडक्ट इन फ्री एंड फेयर मैनर। तो बच्चों आई होप इस जो लेक्चर को स्टार्ट किया हम लोगों ने, इसका हम लोगों ने हाफ के आसपास पार्ट कंप्लीट कर लिया है और मुझे लगता है कि अगले लेक्चर में मैं इसको पूरा कंप्लीट करूँगा चैप्टर को। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच।